हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने जो साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज की है स्टार्ट की है, आज हम उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये हमारा चैप्टर है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। जो सेल होती है उसकी जो संरचना होती है और उसके जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ये जो क्लास 8 है उसकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। और ये क्लास 8 का 8th चैप्टर है कोशिका। ठीक है, चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है हमारा, यह किसी जीव का सूक्ष्म जीवित रचना है। जो यह कोशिका है, ये किसी भी जीव की, कोई भी जीव है उसकी सूक्ष्म जीवित रचना है। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि जो भी सेल होती है वो किसी भी जो भी कोई जीव होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, और उस ये जो कोशी सेल है, ये मूलभूत जो संरचना होती है उसकी इकाई होती है। ठीक है, सेकंड कथन है हमारा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो जो कोशिका की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोर्क की जो कोशिका होती है उनके अंदर की गई थी। कब की गई थी? तो 1665 के अंदर जो कोर्क की कोशिका होती है, किसकी? कोर्क की जो कोशिका होती है उसके अंदर, कोर्क की कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, और चलिएगा, ये जो कोशिका होती हैं ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो जो सेल होती हैं, बहुत सारी सेल मिलकर ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है, और जो बहुत सारे टिश्यू होते हैं वे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं, मतलब अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है थर्ड कथन क्या है हमारा कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये देखिएगा कि ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो एक जीवाणु की कोशिका होती है। ठीक है, जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, किसकी होती है? तो जीवाणु कोशिका जो होती है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो ये तीनों ही कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, कोशिका जो है ये जीव की सूक्ष्म जीवित रचना है। और इसकी जो खोज की थी वो जो कोर्क है उसकी कोशिकाओं की खोज हुई थी और 1665 के अंदर इसकी खोज हुई थी। और जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो जीवाणु की होती है और जो सबसे बड़ी होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है पैरामीशियम, थर्ड है मुर्गी का अंडा, फोर्थ है श्वेत रक्त कणी कोशिकाएं, WBC। ठीक है, तो देखिएगा इसमें क्या दे रखा है कि उपयुक्त में से कौन से एक कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर हैं, किनके अंदर एक कोशिके पाए जाते हैं, एक कोशिका पाई जाती है, तो वे यूनिसेलुलर कहलाते हैं। तो इसमें से बताइएगा कि कौन से यूनिसेलुलर हैं। इनमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय होते हैं। और जिनके अंदर दो कोशिका, मतलब दो या दो से अधिक कोशिका पाई जाती हैं, तो वो मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिक कहलाते हैं।
ठीक है। जिन भी जो भी जीव हैं उनका शरीर जो बना होता है वो अगर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे, बहुकोशिकीय कहेंगे। और जो जीव ऐसे होते हैं कि जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, सिंगल यूनिट से बना होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर कहेंगे या फिर एक कोशिकीय कहेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, या फिर जो मुर्गी का अंडा है और डब्ल्यूबीसी है, ये सारे क्या हैं, ये एक यूनिसेलुलर है, सेलुलर है। ये एक कोशिकीय के उदाहरण हैं, एक कोशिकीय कोशिका के उदाहरण हैं। ठीक है। उसके बाद जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें एकल कोशिका जो होती है वही मूलभूत सभी कार्य करती है, जैसे कि श्वसन क्रिया जो करनी है, उत्सर्जन करना है, या फिर वृद्धि और करना है, या फिर प्रजनन करना है। तो ये सभी कार्य जो क्या है वो एक ही सिंगल जो यूनिट होती है कोशिका की वही इसका सभी कार्य करती है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके अंदर मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं उनमें विशेष कोशिका विशेष कार्यों के लिए बनाई जाती है। ठीक है। और जो बहुत सारे जैसे श्वसन के लिए कोई विशेष कोशिकाओं का समूह बना दिया जाता है, और उत्सर्जन के लिए विशिष्ट कोशिका ये कर दी जाती हैं भाई, और वृद्धि और प्रजनन के लिए भी विशिष्ट कोशिकाओं का समूह बना दिया जाता है। ठीक है। तो ये उनके द्वारा किया जाता है। तो जो अमीबा है, पैरामीशियम है, मुर्गी का अंडा है, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी, ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर सेलुलर हैं। ठीक है। इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सभी क्या है, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिका है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और केंद्रक न्यूक्लियस, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जो सेल होती है, सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये बताइएगा कि इनके संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, उनको पढ़ते हैं, वो कैसे इनसे डिफरेंट होती हैं, किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। जैसे कि जो पादप कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका होती हैं उनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है, किसी में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, किसी में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो उसमें देखिएगा कि इसमें क्या दिया गया है। फर्स्ट कथन पढ़ते हैं। फर्स्ट कथन क्या है हमारा, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं माध्यम जो भी माध्यम होता है, सराउंडिंग मीडियम होता है, उससे अलग करती है। जो कि कोशिका झिल्ली होती है उसको दूसरी कोशिका, जैसे कि ये कोशिका है, उसको दूसरी कोशिका, इसके बाहर जो परत होती है, जो झिल्ली होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये होती है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। जो दीवार होती है उसे क्या कहते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये बिल्कुल सही है कि जो ये कोशिका झिल्ली होती है, ये दूसरी कोशिका से या फिर सराउंडिंग जो मीडियम होता है उससे कोशिका को अलग करती है। ठीक है। सेकंड कथन देखते हैं कि जो कोशिका द्रव्य है मतलब साइटोप्लाज्म है, कोशिका होती है उसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस स्थित होता है, जिसे हम जो न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है। और कुछ कोशिका ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और जो कुछ कोशिका ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो देखिएगा कि सेकंड कथन क्या है हमारा, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में जो रक्त पाया जाता है, केंद्रक के बीच में पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है। ये कोशिका है हमारी और ये केंद्रक है। तो यहाँ पर जो जेली जैसा जो पदार्थ भरा मिलता है, यहाँ पर जो ये जेली जैसा पदार्थ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म। तो ये कथन बिल्कुल सही है। यहीं पर जो हमारा द्रव्य पदार्थ जो द्रव्य है वो जेली जैसा पदार्थ भरा मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य इसे कहा जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती है कि उसे सराउंडिंग मीडियम से उसको अलग करती है, मतलब ये सराउंडिंग मीडियम से इसको अलग करती है। ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। थर्ड कथन क्या है हमारा, कि क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। जो कोशिका होती है इसके जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं, और जो गुणसूत्र होते हैं इसके जीन्स होते हैं वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी केंद्रक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये बिल्कुल ही तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कि जो
ये कोशिका के अन्य जो वे हैं जो कोशिका के जो अन्य अंग हैं वो कौन-कौन से हैं? तो जो कोशिका अंग है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कोय है, राइबोसोम है, ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो ये कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कोय या और राइबोसोम आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है? और देखिएगा कि जो कोशिका मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर संरंध्र होते हैं, मतलब पोर्स होते हैं, कुछ कुछ छिद्र होते हैं। और ये जो इससे विभिन्न पदार्थों का जो कोशिका में जो आवागमन और निगमन होता है, मतलब ये इससे अंदर आते हैं और बाहर जो पदार्थ निकलता है उसको हम कहते हैं आवागमन और निगमन। और जो ये झिल्ली होती है ये किसमें पाई जाती है? तो ये पादप और जंतु कोशिका जो होती है उसको क्या करती है? आकृति प्रदान करती है, मतलब शेप जो देती है वो कौन सी देती है? तो इसको शेप देती है कौन? इसको देती है शेप सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली जो है वो पौधों और जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। उसके बाद देखते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है? न्यूक्लियस गोलाकार होता है, मतलब ये न्यूक्लियस गोलाकार होता है। और जो कोशिका का जो मध्य भाग होता है उसमें ये स्थित होता है। और जो केंद्रक होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कोशिका द्रव्य होता है, को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग करती है। जो ये साइटोप्लाज्म है और ये जो केंद्रक है इसको अलग कौन करेगी? तो इसको अलग करेगी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको अलग करेगी। ठीक है? उसके बाद जो ये जो झिल्ली होती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये भी संरंध्र होती है, मतलब इसके अंदर भी पोर्स होते हैं। और जो ये भी कोशिका द्रव्य होता है और जो केंद्रक के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है उनको ये नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है? और जो जीवाणु कोशिका होती है उसमें यह केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब जीवाणु के अंदर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये उपस्थित नहीं, ये नहीं पाई जाती। और जो केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी में गुणसूत्र और जो केंद्रिका उपस्थित होते हैं, मतलब ये लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम और जो गुणसूत्र होते हैं वे कहाँ पर होते हैं? तो ये केंद्रक के अंदर ही, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है? और जो गुणसूत्र होते हैं ये जीन्स को जो ग्रहण करते हैं वो होते हैं। और जो कोशिका विभाजन के समय है ये जो गुणसूत्र के जो जीन होते हैं ये दिखाई देते हैं। जब ये कोशिका का विभाजन होता है उसी समय पर क्या दिखाई देते हैं? हमें गुणसूत्र दिखाई देते हैं। ठीक है? और जो ये वंशानुगत और आनुवांशिक जो गुण होते हैं उनके साथ साथ जो कोशिका का क्रियाकलाप होता है उनको भी नियंत्रण कौन करता है? तो ये गुणसूत्र ही उनको नियंत्रित करते हैं। ठीक है? और जो सजीव कोशिका होती है, जो जीवित कोशिका होती है उसके समग्र जो संगठक होते हैं उनमें जीव द्रव्य, मतलब प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसको इस जो कोशिका द्रव्य है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है और जो केंद्रिका द्रव्य होता है ये दोनों मिक्स होते हैं। और जो जीव द्रव्य का कोशिका का जो जीवित पदार्थ है वो कहलाता है। ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें बहुत हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इसके जो कथन थे ये तीनों ही बिल्कुल राइट थे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो अब इसमें देखिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, इसके बारे में सभी जो कथन है ये दिए गए हैं। तो फर्स्ट कथन है हमारा कि इसमें जो केंद्रक होती है, केंद्रक जो झिल्ली होती है ये अनुपस्थित होती है, मतलब एब्सेंट होती है। और जो सेकंड कथन है हमारा कि इसमें विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। तो इसमें जो कथन फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। जो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, मतलब जैसे कि ये केंद्रक झिल्ली नहीं होती, वे क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। और जिनमें ये केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसे समझिएगा कि जो सेल होती है वो कितने प्रकार की होती है? ये दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक होती है उनके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होती है उनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। ठीक है? तो उसके बाद देखिएगा जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका वाले जीव होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं।
जिनके अंदर प्रोकैरियोट कैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे। और जिनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल पाई जाएगी, उनको हम क्या कहेंगे, यूक्रोट्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि प्रोकैरियोट्स हैं, ये किसके उदाहरण हैं, तो जीवाणु और जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं। लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है कि विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि विषाणु की जगह क्या है, यहाँ पर जीवाणु आना था, बैक्टीरिया आना था, लेकिन वायरस इसका सही उदाहरण नहीं है। प्रोकैरियोटिक का वायरस सही उदाहरण नहीं है। और जो ये वायरस है, ये न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही ये यूकैरियोटिक है, ये किसी में भी नहीं आता है। तो इसीलिए जो जीवाणु है और नीले हरे शैवाल हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और उसके बाद जो ये विषाणु मैंने आपको बता दिया कि ये न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही ये यूकैरियोटिक है। जो यूकैरियोटिक होते हैं वे यूकैरियोट्स कहलाते हैं। और जो प्याज है या फिर मानव की जो कोशिकाएं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, ह्यूमन सेल होती हैं, वे क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कहलाती हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट। इसमें कौन सा सही है, केवल फर्स्ट सही है। जो प्रोकैरियोटिक होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और जो मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और जो यूकैरियोटिक होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। और जीवाणु और नीले हरे शैवाल क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन होते हैं, जैसे प्याज की जो सेल होती है वो भी यूकैरियोटिक होती है। और जो ह्यूमन सेल होती है वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। और जो विषाणु है मतलब वायरस है, ये न तो यूकैरियोटिक है और न ही ये प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप और जंतु कोशिकाएं एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती हैं, ये कुछ कुछ अलग दिखाती हैं, कुछ कुछ अलग नेचर शो करती हैं। तो इसमें भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन क्या है हमारा, कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इत्र भी कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। तो जो शेल वॉल होती है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, और जो शेल वॉल है वो पादप कोशिका में नहीं पाई जाती। फर्स्ट कथन में यही कहा गया है। तो इसमें क्या है कि ये गलत है। जो शेल वॉल है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, लेकिन पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका जो सेल वॉल है, ये पादप कोशिका में पाई जाती है। और पादप कोशिका जो होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और सेल वॉल भी पाई जाती है। लेकिन जो जंतु कोशिका है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। ठीक है। और जो ये पादप कोशिका है उसको आकार और जो कठोरता जो प्रकार जो देती है वो कौन सी देती है, तो ये सेल वॉल देती है। और जीवाणु कोशिका होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है। जीवाणु कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। फर्स्ट इसमें क्या दे रखा था कि जंतु कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जो प्लास्टिड है ये केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। और ये क्या होते हैं कि जो ये प्लास्टिड होते हैं ये विभिन्न रंगों के होते हैं। इनमें जैसे कि कुछ में हरा होता है, हरा पिगमेंट होता है। जैसे पौधों में हरा पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। कुछ में हरे रंग के जो प्लास्टिड होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक कहलाते हैं। ठीक है। जो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, हरित लवक कहलाते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं। ठीक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो प्लास्टिड होते हैं कहाँ पर होते हैं, पत्तियों में होते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा कि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। ये जो है ये भी बिल्कुल सही है हमारा, कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें अनेक छोटी छोटी और तथा और जो पादप कोशिका होती है उसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती है और पादप कोशिका जो होती है उसमें एक बड़ी रिक्तिका होती है। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट जो कथन है वो गलत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केवल सेकंड और थर्ड इसके अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती हैं।
अब जो मैसेज होता है हमारे शरीर के अंदर भी होता है और फिर और जंतुओं के में भी होता है, पादप में भी होता है, सभी जो जीव होते हैं उनके अंदर संदेश का स्थानांतरण होता है, मैसेज का स्थानांतरण होता है, मैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये किस कौन सी कोशिका के द्वारा किया जाता है? फर्स्ट कथन है हमारा कि गोलाकार रक्त कोशिकाएं स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स करती हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है लंबी शाखान्वित तंत्रिकाएं कोशिकाएं करती हैं, लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल करती हैं, या फिर सी है तर्कुरूपी पेशी कोशिकाएं स्पाइंडल शेप्ड मसल सेल्स करती हैं, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी करती है। तो इसके बारे में देखिएगा, चर्चा करते हैं इसमें जो संदेश स्थानांतरण का जो काम करती हैं वो कौन सी करती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो लॉन्ग ब्रांच्ड नर्व सेल्स होती हैं, वो हमारे जो संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं। जो ह्यूमन का जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसके अंदर अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जो कि कार्य और आकृति में तो भिन्न है, कार्य और आकृति में भिन्न पाई जाती हैं, जो संदेश प्राप्त करके उसका स्थानांतरण का जो कार्य करती हैं वो किस कोशिका के जो तंत्रिका कोशिका होती हैं उनके द्वारा तेज संदेश को पहले वे प्राप्त करेंगी, जो भी मैसेज आया उसको प्राप्त करेंगी और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो ये किसका कार्य है? तंत्रिका कोशिका का कार्य है। और ये जो कोशिकाएं होती है ये आकृति में, जो इनकी आकृति होती है शेप वाइज, ये बहुत ही लंबी होती हैं और शाखान्वित होती हैं, मतलब ये ब्रांच्ड होती हैं, इनके अंदर एक से बहुत ज्यादा ब्रांच निकली हुई होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो ब्लड सेल्स होती हैं वे गोलाकार होती हैं। ब्लड सेल्स कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। और जो मसल सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? स्पाइंडल होती हैं, मतलब तर्कु रूपी होती हैं, स्पाइंडल होती हैं, ऐसे ऐसे स्पाइंडल होती हैं। ठीक है, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं? संदेश स्थानांतरण का कार्य करती हैं। और जी ब्लड सेल होती है कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं। और जो ये मसल सेल होती हैं कैसी है? स्पाइंडल आकार की होती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब ये सेल्स वाला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, 9th चैप्टर, वो है जंतुओं में जनन। तो जंतुओं में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका अब हम देखेंगे क्या कुछ है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा? इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है हमारा कि इस तकनीक से जो फर्टिलाइजेशन होने पर युग्मनज जाइगोट को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित करने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और सेकंड कथन देखिएगा, तो पहले इस कथन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो शरीर से, जैसे कि जो शरीर से बाहर जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो शरीर से बाहर जो कृत्रिम जो निषेचन किया जाएगा उसे फर्टिलाइजेशन किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए जो स्पर्म होता है और ओविडक्ट होते हैं वो उनके कारण जो एग तक नहीं पहुंच पाते, जो स्पर्म होते हैं वो ओविडक्ट होने के कारण वे एग तक नहीं पहुंच पाते। तो जो ऐसे में जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ये ओवरी होती है, जो अंडाणु होता है और जो स्पर्म होता है उनको इकट्ठा करके और उचित माध्यम से जो करते हैं और कुछ घंटों के लिए उनको एक साथ रखते हैं। और इसी क्यों रखते हैं? क्योंकि उनमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ऐसे इस प्रकार करके वो क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? शरीर से बाहर जो कृत्रिम मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल, तो इसके अंदर जो सही है वो ये फर्स्ट जो कथन है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड कथन देखते हैं। सेकंड कथन क्या है हमारा? सेकंड कथन है इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को प्रखनली शिशु मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि शिशु का विकास प्रखनली में होता है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। और अगर जो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, अगर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो जाइगोट होता है उसको लगभग 1 सप्ताह तक मतलब विकसित किया जाता है। और उसके पश्चात माता के गर्भाशय में उसको स्थापित कर दिया जाता है। और जो माता होती है उसका जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसमें जो पूर्ण विकसित होने के बाद शिशु का जो जन्म होता है
वो सामान्य शिशु का जन्म के जन्म की तरह ही होता है। और जो इस टेक्नोलॉजी के जो द्वारा जो भी शिशु का जो जन्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि ये शिशु का विकास होता है, ये सामान्य जो शिशु होता है उसकी तरह ही विकास होता है, न कि इसका विकास परखनली के अंदर होता है। तो ये गलत है। सेकंड जो कथन है हमारा इसके अंदर, ये बिल्कुल गलत है। उस शिशु को हम परखनली नहीं कह सकते, उस बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जो विकास होता है वो सामान्य बेबी की तरह ही विकास होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, केवल एक जो इसके अंदर वो कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, जनन का पहला चरण निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जंतुओं में जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में बताइएगा। फर्स्ट कथन है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु होते हैं, दोनों एकल कोशिका के उदाहरण हैं। ये एकल कोशिका के ही उदाहरण है, और इनका जो संलयन होता है, इनको ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब निषेचन कहते हैं। और जिसका जो परिणाम होता है, उसके ये दोनों का निषेचन होकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जो ये युग्मनज होता है, ये जाइगोट होता है, ये क्या करता है कि ये विभाजित होता है। ये जो शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं उससे निषेचन बनता है, और उसका जो निषेचन होता है उसका परिणाम क्या निकलता है कि वो जाइगोट के रूप में बनता है। और फिर जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के निर्माण होने के बाद जो जाइगोट है वो लगातार विभाजित होता है, और विभाजित होने के बाद वो क्या करता है, वो सेल्स में बदलता है। और सेल्स जो है वो इकट्ठी होकर के क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। और टिश्यू इकट्ठी होकर क्या करती है, ऑर्गन बनाती है। तो ऐसे एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, मतलब भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें देखिएगा कि जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या होती है कि पहले शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु का जो संलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और जो निषेचन होता है उसका जो परिणाम क्या निकलता है, निषेचन का परिणाम, फर्टिलाइजेशन का परिणाम क्या निकलता है कि उससे जाइगोट का निर्माण होता है। और जो जाइगोट है ये लगातार विभाजित होता रहता है, खंडित होता रहता है, टूटता रहता है, विभाजित होता रहता है। तो जो ये जाइगोट लगातार टूटता है, ये क्या बनाता है, इसे लगातार टूटकर छोटी छोटी कोशिकाओं में चेंज हो जाता है। और जो ये छोटी छोटी कोशिकाओं में चेंज होता है, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, तो ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे जो टिश्यू हैं ये मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, ये ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन इस प्रकार जो है क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, जो भ्रूण होता है वो जो ओवरी होती है उसकी ये जो माता का जो यूट्रस होता है, जो भ्रूण होता है वो यूट्रस की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। ठीक है, और जो इस विकास काल में भ्रूण की यह अवस्था जो कहलाती है, जब सभी शारीरिक जो भाग होते हैं उनकी पहचान हो सके, उसे जब जैसे कि अलग अलग भागों की पहचान हो सके, जो शारीरिक जो भाग हैं उनकी पहचान हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फोइटिस, फोइटस गर्भ कहते हैं उसे हम। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, वह जंतु जो इसके बाद है कि सेकंड कथन है, सभी अंडपरजक ओविपेरस जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। ये वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं, विविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, जंतु तथा जो अंडे देते हैं वे क्या कहलाते हैं, ओविपेरस कहलाते हैं। जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओविपेरस। जैसे मनुष्य हो गया उसे क्या कहेंगे हम, ओविपेरस। और जैसे कि अंडे देते हैं जो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ओविपेरस। जो पक्षी अंडे देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ओविपेरस, अंडपरजक। ठीक है, उसके बाद जो कथन सेकंड है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ओविपेरस है, कुछ ओविपेरस ऐसे भी होते हैं जिनमें जंतु जो ये होते हैं ओविपेरस, इनमें निषेचन जो है शरीर के बाहर भी होता है, तो कुछ में शरीर के अंदर भी होता है। जैसे मुर्गी होती है, मुर्गी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है मुर्गी। और जैसे कि मेंढक हो गया, या फिर टोड हो गया, मछली हो गई, स्टारफिश हो गई, ये कैसे हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल हैं। और जो ये मेंढक, टोड, मछली, स्टारफिश वगैरह हैं, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो जल के अंदर होता है। जैसे कि जो मादा होती है वो क्या करती है, जल के अंदर ही अंडे देती है, और नर उस पर जो
मेल होता है वो उस पर स्पर्म को छोड़ देता है। उससे जो स्पर्म होता है वो अपनी लंबी पूंछ की सहायता से, स्पर्म की जो पूंछ होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, वो अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते हैं, और जो स्पर्म होता है वो अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस प्रकार का जो निषेचन होता है, जिसमें मेल और फीमेल का जो जाइगोट होता है उसका मादा के शरीर के बाहर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कथन फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है, और जो कथन सेकंड है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सजीवों में जन्म और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। कथन फर्स्ट है मुकुलन मतलब बडिंग, अमीबा की जनन प्रक्रिया को हम बडिंग कहते हैं। सेकंड है द्विखंडन बाइनरी फिजन, हाइड्रा की जनन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। थर्ड है कायांतरण मेटामॉर्फोसिस, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। तो देखिएगा इसमें देखते हैं जो अमीबा की इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो मेटामॉर्फोसिस है, इसमें लार्वा का जो कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलना, ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए जो पौधों में की तरह जो जंतु होते हैं उनमें भी जनन की दो प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है लैंगिक जनन और एक होती है अलैंगिक जनन। उसमें जो जनन का जो प्रकार होता है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। जिसमें एक जीव भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और जिसमें मुकुलन और जो द्विखंडन है ये क्या है, जो बडिंग और बाइनरी फ्यूजन है, ये क्या है, अलैंगिक जनन की विधियां हैं। उसमें जैसे हाइड्रा है, उसमें नई जीव का विकास जो होता है वो किसकी कौन सी प्रक्रिया से होता है, तो ये हाइड्रा में होता है बडिंग की प्रक्रिया से। और जो अमीबा है उसमें नई जीव का जो विकास होता है वो कैसे होता है, द्विखंडन की प्रक्रिया से। तो ये क्रॉस है। जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन मतलब बडिंग की प्रक्रिया से होता है जनन, और जो अमीबा है उसमें किस बाइनरी फिजन की प्रक्रिया से होता है। और उसके बाद देखिएगा जो लार्वा है उसके कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो जो कथन थर्ड है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है, और अमीबा का जो होता है ये बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। क्लोनिंग के संदर्भ में बताइएगा। फर्स्ट कथन है हमारा, यह किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सेकंड कथन है हमारा, सर्वप्रथम सफलतापूर्ण उत्पन्न क्लोन डोली नामक एक मादा भेड़ थी। थर्ड है, डोली एक फिन डोरसेट भेड़ की क्लोन थी। इस पर चर्चा करते हैं। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। फर्स्ट कथन जो है ये किसी जो समरूप कोशिका है या फिर जो कोई भी अन्य जीवित भाग है या फिर जो संपूर्ण जीव है उसको कृत्रिम रूप से बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्लोनिंग कहते हैं। जो सर्वप्रथम जो ईएन विलियम जैसे कि जो क्लोन बनाया गया था, डोली नामक मादा भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ईएन विलमट और उसके जो कुछ सहभागी थे उनके द्वारा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर रोजलिन एक इंस्टीट्यूट था, उसके अंदर भेड़ को सफलतापूर्वक क्लोन किया गया। और उसका नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम रखा गया डोली। तो ये क्या है, सफलतापूर्ण जो पहला क्लोन बनाया गया था वो किसका बनाया गया था, डोली का बनाया गया था। और ये कौन थी, ये एक मादा भेड़ थी। ठीक है, इस प्रकार जो इस प्रक्रिया में जो फिन डोरसेट नामक भेड़ मादा भेड़ थी उसकी स्तन ग्रंथियों से ली गई जो कोशिका थी उसके केंद्रक को स्कॉटिश जो ब्लैक फिश ईव से ली गई जो अंड कोशिका के केंद्रक में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार से जो सेल बनी वो क्या बनी, डोली नामक भेड़ जो थी उसको जन्म दिया। और जो डोली थी ये फिन डोरसेट भेड़ के समरूप ही थी जिससे कि केंद्रक लिया गया था। ठीक है, जो स्कोटिक ब्लैक फैस जो ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से फिर हटा दिया गया, इसीलिए जो डोली में उसके जो लक्षण थे वो भी कोई भी लक्षण नहीं दिखे। और जो डोली है ये फिन डोरसेट भेड़ की क्लोन थी।
ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि जो भी पहली क्लोन किसका किसका तैयार किया गया था, पहला सफलतापूर्वक जो क्लोन तैयार किया गया था, किसका तैयार किया गया था, डोली नामक मादा भेड़ का किया गया था। और जो डोली थी ये किसकी क्लोन थी, तो ये डोली थी फिन डोरसेट भेड़ की क्लोन थी। देखिएगा इसमें भाग 2 का लिया गया था, फिन डोरसेट और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का। लेकिन जो इसके अंदर इसकी जो ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है, इसकी जो कोशिका थी वो हटा दी गई बाद में, तो इसीलिए उसके लक्षण उसके अंदर नहीं दिखाई दिए। केवल एक के ही लक्षण उसके अंदर दिखाई दिए गए, वो थे फिन डोरसेट भेड़ के। इसीलिए ये फिन डोरसेट भेड़ की क्लोन कहलाई। ठीक है। और जो क्लोनिंग प्रक्रिया होती है, ये किसी भी कृत्रिम रूप से सेम जीव को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उपयुक्त तीनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिएगा आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यूज़फुल और हेल्पफुल लग रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।